नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का लास्ट पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके पैटर्न क्या हैं, देन उसके टाइप्स कितने हैं, उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन क्या है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन को अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन को देखना चाहें तो प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नोन एज कंजर्वेशन। प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस को रोकना। जो बायोडाइवर्सिटी है किसी हैबिटेट में, किसी के सिस्टम में, उसका जो लॉस हो रहा है उसको रोक देना, यह कहलाएगा कंजर्वेशन। एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ हैबिटेट्स और इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम की, किसी हैबिटेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, यह क्या कहता है? कंजर्वेशन। या उसके लॉस को रोकना क्या कहेंगे? कंजर्वेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बुक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है कि डाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम। क्या क्या? तीन चीजें इसमें आ गई। पहली चीज क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरी चीज क्या है? अपलिफ्टमेंट। और तीसरी क्या है? मैनेजमेंट। यानी कंजर्वेशन में तीन चीजें हैं। नंबर एक प्रोटेक्शन। नंबर दो अपलिफ्टमेंट। और तीसरा क्या है? मैनेजमेंट। ये तीन चीज मिलकर के किसी भी इकोसिस्टम की या किसी भी हैबिटेट की कंजर्वेशन को बताते हैं। कंजर्वेशन क्यों किसे कहेंगे? कि यदि उसका प्रोटेक्शन हो, नंबर एक अपलिफ्टमेंट हो, तीसरा मैनेजमेंट हो। तीन कंपोनेंट से मिलकर के कंजर्वेशन बनता है। प्रोटेक्शन के क्या मतलब है? उसकी सुरक्षा हो। जो भी हैबिटेट है, जो भी इकोसिस्टम है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा है अपलिफ्टमेंट, इसका विस्तार होना चाहिए, ये धीरे धीरे इसका बढ़ना भी चाहिए। अपलिफ्ट मतलब अप होना चाहिए, इसको धीरे धीरे इसका उच्चीकृत होना चाहिए जिसको कहेंगे। यानी इसकी डाइवर्सिटी इंक्रीज होनी चाहिए, स्लोली, कम नहीं, इंक्रीज, अपलिफ्ट हो, ऊपर जाए। और तीसरा है इसका मैनेजमेंट हो। अब अगर हम देखेंगे कि कंजर्वेशन टू टाइप से होता है। नंबर एक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ शेप ऑफ साइज हैबिटेट। कंजर्वेशन ऑफ शेप
shape and size of habitat, इकोसिस्टम या उस हैबिटेट का शेप और साइज ये क्या होना चाहिए, ये मेंटेन होना चाहिए। शेप और साइज जितनी उसकी एरिया है इकोसिस्टम का हैबिटेट का, वो शेप और वो साइज वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो मेंटेन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट है या कोई हैबिटेट है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी लॉस्ट बाउंड्री है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगी तो अंदर ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो बाउंड्री डिस्टर्ब होने से फिर उसके अंदर की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, उस पर प्रभावित होगी उसको। इसलिए पहला टाइप क्या होता है, उसकी शेप एंड साइज बाउंड्री की जो हैबिटेट है वो मेंटेन होनी चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। जो इकोसिस्टम है या जो हैबिटेट है या जो पर्टिकुलर एरिया है, उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, उसका कंजर्व होना चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी बाउंड्री एंड शेप एंड साइज सुरक्षित होनी चाहिए। और दूसरा नंबर ऑफ स्पीसीज उसके अंदर जो है, जो सरवाइव कर रहे हैं, जो हैं, वो जो है उसका कंजर्वेशन होना चाहिए। ये दो चीजें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम और इन दैट हैबिटेट। टू कंपोनेंट्स है मैंने बोला, नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ शेप एंड साइज और कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट हैबिटेट और इन दैट इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स हमने बता दिया। कंजर्वेशन किसे कहेंगे, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट है अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। और तीसरा इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। ये कंजर्वेशन से रिलेटेड है कि कंजर्वेशन है क्या। कंजर्वेशन एसेंशियल नहीं, एसेंशियल ही नहीं है, बट ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी मस्ट है। हमने एक चीज बताया कि मेंटेन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ हैबिटेट और इकोसिस्टम। स्टेबल किसे कहेंगे, कैसे मानेंगे कि कोई इकोसिस्टम या कोई हैबिटेट स्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट हमने बताया आपको। पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन, जीरो और लीस्ट। प्रोडक्टिविटी वेरिएशन, जीरो और लीस्ट, पहला। दूसरा क्या है, ओकेजन चेंज रेजिस्टेंट, ओकेजनल चेंज रेजिस्टेंट, ओकेजनल चेंज OCCASIONAL, ओकेजनल चेंज रेजिस्टेंट। और तीसरा है इन्वेजन स्पीसीज रेजिस्टेंट, इन्वेजन स्पीसीज रेजिस्टेंट। स्टेबिलिटी में 3 चीजें होती हैं, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन, जीरो और लीस्ट। मतलब उस इकोसिस्टम में अगर प्रोडक्टिविटी वेरिएशन जीरो हो या बहुत कम हो, लीस्ट कम होता हो, उसको क्या कहेंगे, स्टेबल हैबिटेट है। प्रोडक्टिविटी हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ का जो प्रोडक्शन होगा, बायोमास होगा, उसको हम निकालेंगे और फिर कुछ समय गैप दे करके फिर निकालेंगे और फिर निकालेंगे 6 मंथ या 1 ईयर में। जब देखेंगे कि दोनों के जब तुलना करेंगे तो उसका वेरिएशन जीरो होना चाहिए या लीस्ट कम होना चाहिए। यदि प्रोडक्टिव वेरिएशन जीरो हो या लीस्ट हो तो समझ लीजिए कि वो इकोसिस्टम या वो हैबिटेट स्टेबल है।
दूसरा है ओकेजनल चेंज रेजिस्टेंट। किसी भी हैबिटेट में ओकेजनल चेंज जो होता है, जो सडन चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, सूखा, अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक, ये जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो आएंगे, इससे रेजिस्टेंट करने की पावर होनी चाहिए उसमें। उस जो नेचुरल, वो नेचुरल भी हो सकता है ओकेजनल चेंज, या मैन मेड भी हो सकता है। दो तरह के हो सकते हैं, मैन मेड या नेचुरल। इन दोनों के सापेक्ष, इन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर होना चाहिए उस इकोसिस्टम में। इन दोनों के चेंज होने से इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं ओकेजनल चेंज रेजिस्टेंट। जो सडन चेंज हो रहा है, ओकेजनल चेंज हो रहा है, उसके अगेंस्ट उस हैबिटेट में, इकोसिस्टम में रेजिस्टेंट करने की पावर है। सेकंड, थर्ड है इन्वेजन स्पीसीज रेजिस्टेंट। जो बाहरी स्पीसीज उस इकोसिस्टम में आ रही हैं, उससे रेजिस्टेंट करने की पावर होनी चाहिए। वो जो इन्वेजन स्पीसीज आ रही है इकोसिस्टम में, वो अगर उसके अंदर आती है इकोसिस्टम हैबिटेट में, तो उसकी डाइवर्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंट हो जाए। ये तीन कंपोनेंट्स अगर हैं तो ये समझिए कि वो इकोसिस्टम स्टेबल है। फिर से देख लें स्टेबिलिटी के लिए, नंबर 1 प्रोडक्टिविटी वेरिएशन 0, नंबर 1 कंपोनेंट। नंबर 2 कंपोनेंट ओकेजनल चेंज रेजिस्टेंट। नंबर 3 इन्वेजन स्पीसीज रेजिस्टेंट। ये तीन कंपोनेंट्स अगर हैं, आप समझिए कि वो इकोसिस्टम, ये वो आपका हैबिटेट स्टेबिलिटी है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है। ये 3 पैरामीटर्स, कभी कभी पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी के लिए, किसी इकोसिस्टम में, किसी हैबिटेट के लिए स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो ये तीनों के सापेक्ष अगेंस्ट अगर उसके अंदर रेजिस्टेंट पावर है इकोसिस्टम में, डाइवर्सिटी को चेंज नहीं होने दे रही है, तो समझिए कि वो इकोसिस्टम स्टेबल है। तो ये परिभाषा जो हो गई थी, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ कंजर्वेशन, या टू प्रिवेंट लॉस ऑफ स्पीसीज कंजर्वेशन कहलाएगा, या टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की डेफिनेशन आप हम लोग समझ गए होंगे। कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कंजर्वेशन रहेगा, हैबिटेट में डाइवर्सिटी रहेगी, कंजर्वेशन मीन्स डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नेचुरल डिजास्टर फॉर एग्जाम्पल फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक है, ये सब नेचुरल डिजास्टर से मुक्त मिलेगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगी, और बहुत सारे डाइवर्सिटी से, उस इकोसिस्टम से हम लोगों को वुड, ड्रग्स, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को मिलती रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने एक पेपर पढ़ा था, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। एक पॉल एड्रिच वैज्ञानिक थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है। इसको किसने दिया था? पॉल एड्रिच ने। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने किसी इकोसिस्टम की तुलना एरोप्लेन से किया था, फ्लाइट से किया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी इकोसिस्टम में जो स्पीसीज होती है वो रिबेट का काम करती है। रिबेट, ये है रिबेट। रिबेट का मतलब है, इसको बोल्ट कहेंगे या कील कहेंगे, या जिससे दो पार्ट्स आपस में जोड़े जाते हैं। रिबेट स्पीसीज क्या है? बोल्ट का काम कर रही है। वो जो एरोप्लेन बना है उसके जितने पार्ट्स हैं आपस में कील से जुड़े हुए हैं। तो एक एक कील का मतलब है एक एक स्पीसीज। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जो विंग्स है, विंग्स, पंखे, ये हमारा उसको उस स्पीसीज की डाइवर्सिटी की जो की स्पीसीज है। किसी भी इकोसिस्टम में दो स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज होती है जनरल, एक की स्पीसीज होती है। की स्पीसीज का मतलब जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है उस इकोसिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट है, जो बड़े बड़े ट्री हैं जो डोमिनेंट हैं, और जो छोटे छोटे वहाँ के ऑटोट्रॉफ्स हैं वो की स्पीसीज हैं। तो की स्पीसीज को उन्होंने क्या कहा? ये रिबेट है। की स्पीसीज को उन्होंने कहा कि ये आपका विंग्स है, फ्लाइट का जो एरोप्लेन है उसका विंग्स है। विंग्स क्या है? की स्पीसीज। और बोल्ट क्या है? स्पीसीज।
किसी भी फ्लाइट एरोप्लेन में देखेंगे उसका एक विंग्स है, उसमें बोल्ट लगे हुए हैं, और इकोसिस्टम क्या है, वो पूरा का पूरा एरोप्लेन है। सपोज कीजिए एक इकोसिस्टम है या कोई हैबिटेट है, वो एरोप्लेन है, उसकी जितनी माइनर स्पीसीज हैं उसके रिवेट हैं, और जो डोमिनेंट स्पीसीज हैं वो विंग्स हैं। जब फ्लाइट चलती है अगर उसके एक एक बोल्ट को निकाला जाए तो फ्लाइट के पहुंचने से पहले पूरा का पूरा फ्लाइट एरोप्लेन गिर जाएगा। उसी तरह से स्पीसीज इकोसिस्टम में स्पीसीज बोल्ट है, एक एक स्पीसीज अगर लॉस होती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्स्ट हो जाएगा, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। हम लोगों ने पढ़ा था रिबेट, RIVET, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया था, पॉल एड्रिच ने। तो ये इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को खूबसूरती है, और उन्होंने ही कहा था आगे कि नॉट एसेंशियल, डाइवर्सिटी इज नॉट एसेंशियल बट आल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिटी कंजर्व होना मस्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंस है हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे हम चलते हैं, ये हमारा कंजर्वेशन का एक छोटा सा फिगर है। आगे चलते हैं, अब देखें आप रीजन्स फॉर कंजर्वेशन, ये डिफिनीशन है, इसको हम लोग चर्चा कर चुके, इसमें अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, क्या रीजन है कि हम कंजर्वेशन करें, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, कंजर्वेशन हो, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा किया जाए। इसके जो है 3 रीजन बताए गए, बुक्स में भी लिखे हैं रीजन फॉर कंजर्वेशन। पहला है नैरोइल यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, नैरोइंग यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, और तीसरा है इथिकल आर्गुमेंट्स। हम लोगों की बुक्स में जो 3 रीजन दिए गए हैं कंजर्वेशन के, कंजर्वेशन व्हाई नेसेसरी कंजर्वेशन, क्यों ऐसा क्यों किया जाए, क्योंकि इसके 3 कारण दिखाए गए बुक्स में। एक है नैरोइंग यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, और तीसरा है इथिकल आर्गुमेंट्स। ये देखें, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन के लिए देखिए हाथ से लगाए हैं, ये सुरक्षित रहे, ये कंजर्व के लिए आवश्यक है। ये एक बर्ड्स है, इसको भी हाथ में रख करके दिखाया गया, इंडिकेट किया गया है कि कंजर्वेशन ही मस्ट। और यहाँ देखिए प्लांट्स, मतलब अपलिफ्टमेंट हमने बताया था, ये अपलिफ्टमेंट मतलब उस बायोडाइवर्सिटी को, स्पीसीज को बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, उसमें कुछ उस इकोसिस्टम में या उस हैबिटेट में उसकी स्पीसीज को इंक्रीज किया जा रहा है। ये 3 पिक्चर से दिखा रहे हैं कि कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का कैसे होना चाहिए। एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पहला है नैरोइंग यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। नैरोइंग का मतलब है सूक्ष्म, छोटा सा दृष्टिकोण। क्या है इसका, ह्यूमन डेराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर सच एज फूड, फायरवुड, फाइबर। क्या क्या इकोनॉमिक्स हमको मिलते हैं, इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स क्या हैं। फूड, अगर बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो हमको बहुत सारे फूड मिलेंगे। फ्रूट कहाँ से मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी से रहेगी। अगर इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, बहुत सारे वहाँ फल के पौधे रहेंगे, फ्रूट के पौधे रहेंगे, तो कहाँ क्या मिलेगा हमको। पहला चीज फूड इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। दूसरा है फायरवुड, लकड़ियां जलाने की, खाना, आज तो गैस हो गई, पहले खाना बनाने के लिए फायरवुड, जो छोटी मोटी लकड़ियां होती, फायरवुड है। उसके बाद फाइबर मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बायोडाइवर्सिटी से हमको क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लकड़ी मकान में लगाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स,
बायोडाइवर्सिटी से मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे टेनिन्स है, लुब्रिकेंट्स हैं, डाइज मतलब रंग है, रेजिन्स हैं, परफ्यूम है, एंड सम मेडिसिन्स। ये कहां से मिल रहा है हमको? बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है, फॉरेस्टेशन से है, हैबिटेट्स है, इको सिस्टम से मिलता है हमको। अब आगे बता रहे हैं 25% ऑफ द ड्रग्स आर डेराइव फ्रॉम प्लांट्स। देखिए 25% ऑफ द ड्रग्स हमारे दवाओं में काम आते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है मेडिसिनल वैल्यू। देखिए 25,000 25,000 स्पीसीज मेडिसिनल वैल्यू की होती हैं। ये चीज कहाँ है? ये मेडिसिनल वैल्यू है, ड्रग्स हैं। ये सारे की सारी चीजें हमको कहाँ से मिल रही हैं? बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं। इसीलिए और एक पॉइंट्स और देखें, नेचुरल डिजास्टर, इसमें और हम लोग जोड़ सकते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर टू ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक मतलब नेचुरल डिजास्टर जितने होते हैं उसको भी बायोडाइवर्सिटी रोकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड, बाढ़ क्यों आती है? ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ड्राउट, सूखा क्यों पड़ता है? ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगेन ऑक्सीजन कहां से हमको मिल रही है? ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। पोल्यूशन कहां से हो रहा है? पोल्यूशन दूर कहां से हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी। ये सब क्या है? पोल्यूशन है, अर्थक्वेक्स है, वोल्केनिक है, फ्लड है, ड्राउट है, ऑक्सीजन है, ये सब बायोडाइवर्सिटी से मिल रहे हैं। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से ये सारी की सारी चीजें हमको मिल रही हैं। इसलिए ये नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट से कहता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज नेसेसरी, अनिवार्य है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ये इसको हम कहते हैं नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। ये सारे ये आर्गुमेंट्स, ये साक्ष्य ये बताते हैं कि कंजर्वेशन इज नेसेसरी। ये हमारे फिगर हैं, ये फ्रूट के बहुत सारे फ्रूट हमको कहाँ से मिल रहे हैं? गाजर है, नींबू है, टमाटर है, फल है, ये कहाँ से मिल रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी से। ये सारे हमारे प्लांट्स हैं, वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स, ये मेडिसिनल वैल्यू, क्योंकि 25,000 स्पीसीज आर प्लांट वैल्यू। ये मेडिसिनल प्लांट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? बायोडाइवर्सिटी से। ये मेडिसिनल प्लांट्स, ये फ्रूट के प्लांट हैं, ये फ्रूट के प्लांट हैं, ये फ्रूट है, ये मेडिसिनल प्लांट्स से दिखाए गए हैं। ये बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना नेसेसरी है, आवश्यक है। पहला आर्गुमेंट्स हो गया। दूसरा चलते हैं, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स क्या बताता है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। बायोडाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत सारे इकोसिस्टम की सर्विसों के लिए है। कैसी सर्विस? फूड चेन, फूड वेब, ऑटोट्रॉफ, फ्लो ऑफ एनर्जी। ये कैसे हो रहा है? अगर ऑटोट्रॉफ नहीं है, ऑटो बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो फूड चेन ब्रेक हो जाएगा, फूड ब्रेक होगा। ऑटोट्रॉफ नहीं रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड चेन ब्रेक हो जाएगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी या पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको? इकोसिस्टम सर्विस। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो इकोसिस्टम की जो सर्विस हो रही है वो ब्रेक हो जाएगी। Amazon forest produces 20% total of oxygen in the Earth's atmosphere। Amazon forest जो साउथ अमेरिका में है, Amazon forest के बारे में हम लोगों ने बताया था कि उसका भी लॉस हो रहा है। सोयाबीन की खेती का कल्टीवेशन होने के नाते वो Amazon forest का लॉस होता जा रहा है। बहुत कुछ लॉस उसका हो गया, क्योंकि उसको अर्थ ऑफ लंग्स कहते हैं। यही इसमें बताया जा रहा है कि 20% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कहां से आता है? केवल अमेजॉन फॉरेस्ट। पूरे अर्थ में जितनी ऑक्सीजन होती है
ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, 20% केवल अमेज़न फॉरेस्ट देता है। अब आप समझ लीजिए ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी आवश्यक है, हमारे लिए नहीं, जितने एनिमल हैं सबके लिए ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम लोग 2-4 मिनट नहीं रह सकते हैं। और ये ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? डाइवर्सिटी से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। अमेज़न फॉरेस्ट अकेले ही 20% ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ह्यूमन के लिए। तो हमारी आपकी सर्वाइवल किस पर है? अगर ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी, कंजर्वेशन रहेगा, तभी हम ऑक्सीजन पाएंगे। अदरवाइज ये इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि सर्वाइव के लिए, ह्यूमन के लिए कंजर्वेशन मस्ट है। 20% ऑफ द ऑक्सीजन प्रोवाइड बाय अमेज़न फॉरेस्ट, बाय मीन्स ऑफ दैट इट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। अमेज़न फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ। पॉलिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में? थ्रू द बीज, ह्यूमन बीज, बर्ड्स, बैट्स। पॉलिनेशन ही नहीं होगा अगर हमारा बायोडाइवर्सिटी रहेगी, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। पूरी की पूरी प्लांट्स की स्पीसीज, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो पॉलिनेशन उनका इंसेक्ट, बीट, बर्ड्स, इसके थ्रू होता है। प्रोडक्शन रुक जाएगा, जनरेशन रुक जाएगी, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये किससे है? ये हमारे हैम्बिल बील्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट हैं, इंसेक्ट हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी के नाते ही हैं। ये खुद भी सर्वाइव होते हैं और पॉलिनेशन करके प्लांट्स को भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो पॉलिनेशन की क्रिया के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होना अनिवार्य है। और है एस्थेटिक प्लेजर। घूमने टहलने के लिए आदमी जाता है, एस्थेटिक प्लेजर होता है, अच्छा लगता है, हरी भरी रहती है, इकोसिस्टम रहता है, बायोडाइवर्सिटी रहती है, तो आदमी को खुद भी अच्छा लगता है। खुशी के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए भी जरूरी है। एस्थेटिक प्लेजर के लिए भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अनिवार्य है। इसको क्या कहते हैं? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। ये दूसरा हो गया रीजन। ये हमारे देखिए अमेज़न फॉरेस्ट है, इसका अमेज़न फॉरेस्ट, इसको कहते हैं लंग ऑफ द प्लेनेट। अर्थ नहीं, प्लेनेट, प्लेनेट। देखिए इधर बायोडाइवर्सिटी के नाते हमारी बी है, हनी बी, और उसके बाद ये प्लांट, देखिए बर्ड्स, ये पॉलिनेशन कर रही हैं, नेक्टर ले रही हैं, किसके नाते? बायोडाइवर्सिटी के नाते ही। अगर कंजर्वेशन नहीं रहेगा तो बर्ड्स नहीं रहेंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा। इधर देखें पॉलिनेशन नहीं होगा, जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं सब के सब बहुत अच्छे फोटो में दिखाया गया है। फोटो से ही बहुत सारी चीजें हम समझ जाएंगे। ये हमारा क्या है? सेकेंड आर्गुमेंट्स है कंजर्वेशन होने के लिए। 5 कंजर्वेशन शुड बी कंपल्सरी। सेकेंड आर्गुमेंट्स क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। ये आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड है इथिकल आर्गुमेंट्स। इथिकल आर्गुमेंट्स क्या है? एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका अपना एक महत्व है, आंतरिक महत्व है। तो वी हैव मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग। हम लोगों की मॉरल ड्यूटी है, नैतिक धर्म है, कर्तव्य है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अनिवार्य है। हमारे न रहने पे हमारी पीढ़ियां भी, दूसरी पीढ़ियां भी ठीक से रहें, प्रसन्नता से, खुशी से, वेलबीइंग रहें, वेलबीइंग। इसके लिए भी ये आवश्यक है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो। ये इथिकल, नैतिकता भी हमारी है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी ठीक से जी लें। देखिए ये लड़की है, प्लांट्स को बचा रही है कंजर्वेशन के लिए। ये बर्ड्स है, इसको भी देखिए हाथ में रख करके बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। देखिए ये हैं बंदर, छोटे छोटे हैं, ये लोग सब अपने घर में पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जितनी स्पीसीज हैं सब के सब स्पीसीज मेंटेन रहें, कोई किसी स्पीसीज का लॉस नहीं होना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलिप्टमेंट में इसी का एक कंपोनेंट है। तो ये हमारा हो गया थर्ड आर्गुमेंट्स, इथिकल आर्गुमेंट्स।
फोटो के आधार पर हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका क्या टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये कितने टाइप से इसको हम कंजर्वेशन करते हैं, कैसे किया जाए इसको। अब तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है और कंजर्वेशन के क्यों करने चाहिए, इसके क्या आर्गूमेंट्स हैं। अब कैसे करें, व्हाट इज द वे, कैसे कंजर्वेशन करें, इसका 2 वे बताए गए हैं। एक तो है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक एक को हम लोग पढ़ते हैं, एक्स सीटू क्या है और इन सीटू क्या है, ये टाइप्स हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, एक्स पढ़ते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट, इसको ऑन साइट कहते हैं। साइट जहां है, कोई इकोसिस्टम है, कोई हैबिटेट जहां है, उसी जगह उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उसका अनलिफ्टमेंट होना चाहिए, उसका विस्तार हो, प्रोटेक्शन हो। जो जहां है वहीं उसका नेचुरल रूप से उसको इस तरह से हम लोग उसको कंजर्व करें, इस तरह से प्रोटेक्ट करें कि नेचुरली वो इंक्रीज करे। मतलब इनसाइड फॉरेस्ट जहां है वहीं होना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। नेचुरली जहां है नेचुरली डेवलप करें, इसको क्या कहेंगे हम। अब इसमें द कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्स विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच दे अकर, जहां है या तो नेचुरली डेवलप करें या तो ह्यूमन जाकर के उसको, हम लोग जाकर के उसको प्रोटेक्ट कर दें। उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कोई उसमें लॉस कैसे होता है, लॉस के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए इन एन इकोसिस्टम। दूसरा, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क्स। अभी देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इन सीटू का ऑन साइट वाला, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। उसके बाद क्या है, कल्चरल लैंड स्केप्स, नेचुरल मोनोमेंट्स। इंडिया में देखें जो बुक्स में लिखा है 24 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये नेशनल पार्क क्या है, जहां नेचुरली जो साइट जहां वहीं उसको डेवलप कर दिया जाता है, उसको नेशनल पार्क कहते हैं। केवल देखने के लिए, आने जाने के लिए वहां रहता है, बाकी सारी की सारी उसकी बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है, प्रोटेक्ट कर दी जाती है। और वहीं ह्यूमन मेड है, ह्यूमन जो है वो जहां जिस साइड में है उसी को डेवलप कर देता है, उसको कहेंगे नेशनल पार्क। इसको हम दूसरे वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए ही जानिए कि नेशनल, इसके एग्जाम्पल क्या है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ऑन सीटू के, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कल्चरल एंड डिस्केप्स, नेचुरल मोमेंट्स। अब इंडिया है 24 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये डाटा याद करना जरूरी है, 19 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑन सीटू, ऑन साइड ही उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। ये हमारे नेशनल पार्क्स हैं, देखिए ये हमारे डेवलप किए गए हैं, ह्यूमन मेड है, नेचुरली इसको डेवलप कर दिया गया वही। मानी जो जहां है इन सीटू का मतलब नेचुरली उसको डेवलप करे, या तो उसको नेचुरली डेवलप हो या तो ह्यूमन मेड हो जाना चाहिए उसको। तो इन सीटू क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इन सीटू का दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन साइड वाले में स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क और सेंचुरी क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली रिजर्व किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ वहां प्रोटेक्ट हो, प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग एक्सेट्रा सारे के सारी मना होती है। यहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं होगा, कोई ग्रेजिंग नहीं होगी, कोई वहां से फूड मटेरियल नहीं कलेक्ट करेगा। टोटली उसकी बाउंड्री को फिक्स करके उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। टोटली एक्टिविटी को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी सारी की सारी प्रोहिबिटेड हो जाएंगी। कहां पे, नेशनल पार्क में। इरविकुलम एग्जाम्पल क्या है,
इरविकुलम नेशनल पार्क इन केरला एग्जाम्पल है। देखिए ये इराविकुलम का बढ़िया सा पिक्चर है, नेशनल पार्क कैसे डेवलप किया गया। यानी नेशनल पार्क जो रहता है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। वहाँ ना तो कल्टीवेशन किया जा सकता है, ना तो कोई ग्रेजिंग हो सकती है, ना तो कोई ओनरशिप किसी की होगी। ये सारी की सारी चीज़ें प्रोहिबिट कर दिया जाती हैं, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है उसके वेलफेयर के लिए जितनी वाइल्ड लाइफ है वो सब नेचुरली डेवलप करें। इसको क्या कहेंगे, नेशनल पार्क। केवल देखने भर के लिए वहाँ दिया जाता है, कुछ एरिया में जाकर के लोग देख सकते हैं, परमिसिबल होती है बस। ये इंस्टीट्यूट हो गया, ये हमारा जो है एग्जाम्पल हो गया किसका, इराविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार का। आगे देखते हैं, ये जो है हमारा इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट। अब देखें आप, ऑनसाइट, इंस्टीट्यूट, ऑनसाइट हो गया। और देखें इसमें, देखें हियर प्रोटेक्शन गिव्स ओनली टू द एनिमल्स। इंस्टीट्यूट, एक एक्सटीट्यूट था, दूसरा इंस्टीट्यूट। वो एक्स था और ये क्या है, इन है, इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट। अब देखें इसमें, प्रोटेक्शन गिव्स ओनली टू द एनिमल्स। ये बिल्ड लाइफ सेंचुरी, कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड प्राइवेट ओनरशिप आर अलाउड। किसमें, बिल्ड लाइफ में ये सब चीजें अलाउ होती हैं। दे डू नॉट हार्म द एनिमल्स। जो विल्ड लाइफ होते हैं इसमें ये सब चीजें अलाउ होती हैं। जैसे पेरियार बिल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला एग्जाम्पल है। ये जो बिल्ड लाइफ होती है यहाँ पे इन सब चीजों को अलाउ किया जाता है, लेकिन सेंचुरी में अलाउ नहीं है। सेंचुरी, आगे देखिए, इंस्टीट्यूट ऑन साइट वाले में नीलगिरी बायोस्फीयर, ये एक बायोस्फीयर का है एग्जाम्पल। बायोस्फीयर का मतलब ये लार्ज एरिया होती है। नेशनल पार्क स्मॉल होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व लंबा एरिया होता है। और इसके 3 जोन बना दिया जाता है, एक कोर होता है, एक ईस्ट होता है, एक आउटर होता है। जो कोर जोन होती है वो तो टोटली प्रोहिबिटेड होती है, और इसके आउटर वाले को और इस बाहरी वाले में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है। अदरवाइज जो बायोस्फीयर रिजर्व है पूरी तरह से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व कर दिया जाता है इसको। अभी हम लोगों ने बताया इसमें 14 बायोस्फीयर इंडिया में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का फोटो है। एरिया ऑफ लैंड कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए होता है। ये लंबी एरिया होती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए ये सब बायोस्फीयर दिखाए गए हैं। ये ऑन साइट का है, इन सीटू का। और देखें सेंचुरीज इंस्टीट्यूट का फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स, स्क्रैप्ड फॉरेस्ट है ऑन साइट का। वेस्टर्न घाट इंस्टीट्यूट में देखिए एग्जाम्पल क्या है, वेस्टर्न घाट, गारो खासी, ये हमारे हॉटस्पॉट्स हैं। और आगे देखें ये क्या है, ऑफ साइड। अब आ गया इंस्टीट्यूट खत्म हो गया। इंस्टीट्यूट देखो, इसको और ठीक से पढ़ लें। इंस्टीट्यूट ऑन साइट वाले में फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कॉमनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, स्कर्ड क्रोज इन खासी एंड जयंतिया, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट एंड सूरजकुंज, चंदगढ़ एंड बॉस्टर, मध्य प्रदेश। ये सब क्या है, स्क्रैप्ड क्रप्स, स्क्रैप्ड फॉरेस्ट हैं। ये टोटली प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं। गारो खासी, जयंतिया, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट, और क्या है, सरगुजा, चंद एंड बॉस्टर एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश। ये सारे के सारे जो है पूरी तरह से जहां
ऑन साइट में ही हैं, वहीं डेवलप करने के लिए किया गया। इट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरी, और उसके बाद स्क्रेड ग्रुप्स, स्क्रेड फॉरेस्ट, ये एग्जाम्पल है किसके? इन सिटू का, ऑन साइट डेवलपमेंट का। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? उसके एग्जाम्पल बहुत अनिवार्य है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, उसके बाद स्क्रेड फॉरेस्ट, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब एग्जाम्पल है किसके? इन सिटू के। ये हमारे फोटो दिखाए गए हैं स्क्रेप्ड ग्रुप्स, स्क्रेप्ड फॉरेस्ट के। आगे चलते हैं, अब एक्स सिटू देखते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? ऑफ साइट, मतलब अब ये इन सिटू में था, जो जहां था नेचुरली वहीं डेवलप किया गया, लेकिन एक्स सिटू में ऑफ साइट, वहां से हटा के दूसरी जगह डेवलप कराया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? इसको कहते हैं जेनेटिक रिसोर्स सेंटर आउटसाइड देयर हैबिटेट्स। एक्स का मतलब आउटसाइड, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट, जहां वो रह रहे थे वहां से हटा के किसी और सुटेबल जगह पे उनको कंजर्व किया जाता है। मतलब इन सिटू में नेचुरली जो जहां है वहीं किया जाएगा उसको डेवलप, प्रोटेक्शन, और एक्स सिटू में वहां से हटा के दूसरी साइड में उनको ला करके कंजर्वेशन किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, शामिल सीमेंट कंटेनर जो है, देखिए ये सीमेंट कंटेनर है, ये क्या है? ये ऑफ साइट है। ये हमारे जितने भी जो एनिमल हैं उनका सीमेंट कंट्रोल सेंटर है, और ये हमारे सीड का सेंटर है। क्या है? जेनेटिक रिसोर्स सेंटर है। जेनेटिकली इनको रिसोर्स के, इनको कंजर्व किया जाएगा, इनको जेनेटिकर्स, इनके सीमन को कंजर्व किया जाएगा और सीड को कंजर्व किया जाएगा। ये ऑन साइट का सबसे एग्जाम्पल है जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका, एक साइड का, ऑफ साइड का। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जूलॉजिकल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आउटसाइड ऑफ द हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ सफारी, देखिए वाइल्ड लाइफ सफारी में आदमी घूमता है, इंटेंस एरिया फॉरेस्ट के अंदर तक जाता है वाइल्ड लाइफ सफारी में। ये हमारा क्या है? एक्स सिटू का एग्जाम्पल है। जूलॉजिकल पार्क जितने बने हुए हैं वो भी जूलॉजिकल पार्क्स देखिए बने हुए हैं। यहाँ पर एनिमल्स को, स्पेशली एनिमल्स को यहाँ पर रखे जाते हैं, उनके बिहेवियर को चेक करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। और उसके बाद ये भी जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ भी विल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। तो जेनेटिक रिसोर्स सेंटर जहाँ पे सीड और सीमन को रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर जहाँ पे सीमेन या सीड प्लांट के केस में, जूलॉजिकल पार्क्स जहाँ पे विल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रहने के लिए अलाउ होता है। और देखें इसका एग्जाम्पल आउटसाइड ऑफ द हैबिटेट में है बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक एंड साइबर जो है वो रिजर्वेशन, क्रिप्पो प्रिजर्वेशन, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक एंड क्रिप्पो रिजर्वेशन। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑफ साइट के, एक्स सिटू के। ये हमारे फोटो बने हुए हैं, ये पार्क के हैं, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ये सारे हमारे फोटो के द्वारा रिजर्व दिखाए गए हैं। ये यहाँ पे ये हमारे क्या हो गए? एक्स सिटू और इन सिटू। और देखिए हॉटस्पॉट्स भी हमारे एक्स सिटू के एग्जाम्पल हैं। बुक्स में लिखा है दीज आर द रीजन विद हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री इंडेमिज्म, जहां पे होते हैं उसको हॉट स्पॉट्स कहते हैं।
हॉट स्पॉट्स बुक्स में जो लिखा है पूरा 34 हॉट स्पॉट्स हैं। इंडिया में 3 दिखाया गया है। कहाँ है? वेस्टर्न घाट नंबर 1, वेस्टर्न घाट में श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा और तीसरा हिमालय। ये 3 हमारे इंडिया में हॉट स्पॉट्स हैं। हॉट स्पॉट जरूर याद रखिएगा कि इंडिया में कुल वर्ल्ड में कितने हैं और इंडिया में कितने हैं, ये पूछा जाता है। हॉट स्पॉट्स, और हॉट स्पॉट्स कहेंगे क्या? दीज आर द रीजन विद द वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस एरिया को कहते हैं, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म हम लोगों ने पढ़ा था। एंडेमिज्म कौन सी स्पीसीज बोलते हैं? एंडेमिज्म स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाएंगी, केवल यहीं पाई जाएंगी, उसको क्या कहेंगे? एंडेमिज्म स्पीसीज। इसको हम लोग पिछले वीडियो में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। तो हॉट स्पॉट्स हो गए। टोटल वर्ल्ड में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, ये दिखाया गया है नक्शे में भी, आप देख सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। ये वेस्टर्न घाट है, हॉट स्पॉट्स। और देखें वेस्टर्न घाट, उसके बाद क्या है? हॉट स्पॉट्स। ये क्या है? इंडो बर्मन हॉट स्पॉट्स। ये तीनों हमारे देश के जो हैं वो दिखाए गए हैं, जो 3 हैं। और उसके बाद ये है हिमालय। हिमालय आ गया। ऑल हॉट स्पॉट्स टुगेदर 2% एरिया कवर करते हैं, 30% एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये हमारे क्या है? हॉट स्पॉट्स है। और उसके बाद क्या कहेंगे? अब देखिए 2 चीजें और इसमें पढ़ लीजिए। एक हमारा हुआ अर्थ समिट। ये कहां हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो दी जिनेरेबो में हुआ था अर्थ समिट। 3 से लेकर के 14 जून 92 के बीच हुआ था रियो दी जिनेरेबो में अर्थ समिट। 2 पॉइंट और पढ़ने हैं। अर्थ समिट्स, इसका एम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स। अर्थ समिट कहां हुआ था, कब हुआ था, इसका एम क्या है, ये जानना जरूरी है। ये अर्थ समिट हो गया। एक और है वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट कब हुआ था? वर्ल्ड समिट हुआ 2002 में। 2002 में हुआ था। किस जगह हुआ था? वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द 2 जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में। यानी वर्ल्ड समिट कब हुआ था? 2002 में। कब से कब हुआ था? 26 अगस्त से 4 सितंबर। देखिए सब इसमें लिखा है। जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसका क्या एम था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी 2 समिट हुई, एक अर्थ समिट, दूसरा वर्ल्ड समिट। इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि ये दोनों समिट जो है, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, कहां हुई थी, कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये दोनों जरूरी है। आपका लास्ट पॉइंट है, फिर से देख लें। अर्थ समिट रियो दी जेनेरो में हुआ था 1992 में। 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। इसका एम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स। और उसके बाद वर्ल्ड समिट कब हुआ था? जोहान्सबर्ग में 2002 में। कब से कब हुआ था? 26 से 4 सितंबर 2002 में। इसका एम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों पूछे जाते हैं। ये वर्ल्ड समिट का ये लोगो है। ये हमारा हुआ कहां तक की जगह, ये आप देख लेंगे। और ये कब से कब हुआ था, और ये इसका एम है। अफ्रीका, इसमें 190 कंट्रियों ने भाग लिया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कभी कभी नीट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट कहां हुआ था, कब हुआ था, क्या इसका एम था, क्या इसका टाइम था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि बायो
डाइवर्सिटी और कंजर्वेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो गया होगा बायोडाइवर्सिटी है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके कितने टाइप्स हैं, एक्स और इन सिटू, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर्स और आपके हॉट स्पॉट्स, और ये दोनों समिट, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट और दूसरा कौन सा है, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, ये आप क्लियर हुआ होगा। आई होप क्लियर। थैंक यू।